हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करेंगे अपन आरओ और एआरओ के लिए मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री। इस वीडियो में अपन बात करेंगे मुगल हिस्ट्री के बारे में। तो दिस वुड बी 2 पार्ट सीरीज, जिसमें पहला वीडियो ये है, शाम को दूसरा वीडियो चलेगा जो पूरा का पूरा मुगल हिस्ट्री को कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले जो बेसिक्स हैं वो अपन ने ऑलरेडी देख चुका है। जब दिल्ली सल्तनत था तो उनका जो आखिरी पीरियड था जिसमें कि इब्राहिम लोदी जो एम्परर थे वो क्या थे, वो काफी ज्यादा एरोगेंट थे, पॉम्पस हो चुके थे। उन्होंने क्या किया था, अपने सारे नोबल्स को खुलेआम बेइज्जत करते थे। इसी वजह से उनके ही एक नोबल जो कि दौलत लोदी थे, उन्होंने इरिटेट होकर रिवेंज लेने के लिए बाबर को इनवाइट किया था। बाबर उस समय उज्बेकिस्तान के रूलर थे और उन्हें अपने ही रूलर अपने ही एरिया से डिस्प्लेस कर दिया गया था। तो वो ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी खोज रहे थे इंडिया में इंटरवीन करने के कारण, एक मौका खोज रहे थे। और ये मौका उन्हें तब मिला जब फाइनली उन्हें इनवाइट किया गया इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट। युद्ध हुआ, पहला बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, अप्रैल के मंथ में। और फाइनली उसमें क्या हुआ, बाबर जीत गए, इब्राहिम लोदी का नाश हो गया और यहां से फाइनली दिल्ली सल्तनत से क्या होता है, मुगल डायनेस्टी का स्थापना हो जाती है। दैट इज अ बेसिक आइडिया। तो थोड़ा सा अपन बाबर का समय देखते हैं, कब से कब तक रूल किया। बहुत ही छोटे समय के लिए, 4 साल के लिए मात्र रूल कर पाए। 1526 में इन्होंने अपना शासन स्टैब्लिश किया, 4 साल यानी 1530 में इन्होंने इनकी डेथ हो जाती है। फाइनली यदि आप देखोगे, इनका जो ओरिजिनल नाम है वो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। अब मुगल्स की एक खास बात क्या थी, ये अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेट लीनिएज के मानते थे, क्योंकि इनके जो दो डायनेस्टी से इनके लिंकेजेस आते थे। पहला मंगोल्स की तरफ से और दूसरा चंगेज खान यानी कि मंगोल्स, और दूसरा तिमोर की तरफ से। दोनों की तरफ से इनका लीनिएज आता। हालांकि मैं आपको बताऊं, मुगल्स जो थे वो चंगेज खान से रिलेट होना ये खुद को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान जो थे एक तरीके से प्लंडरर थे। यानी कि भले ही इसमें इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर सेटअप किया था, लेकिन ये नॉर्मली जाके प्लंडर करके अपना पूरा का पूरा एम्पायर रन करते थे। तो मुगल्स मोस्ट लाइकली चाहते थे कि वो तिमोर के नाम से, तिमोर की लीनिएज के साथ से एसोसिएट हो। दैट वाज अ बेसिक आइडिया। अब यदि अपन बात करते हैं, द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर केम टू इंडिया फ्रॉम, एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। तो ये आए थे उज्बेकिस्तान से, सीरिया, ग्रीस, फरगना, फरगना इज द एग्जैक्ट प्लेस आंसर। वो जो है उज्बेकिस्तान यानी कि सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है, उज्बेकिस्तान कंट्री है, उससे ये मुगल्स आए थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो हुआ ऐसा था कि मात्र जब वो 12 साल के थे तब फरगना का थ्रोन बाबर को मिल गया था। बट अगेन उस एरिया में बहुत ज्यादा ट्राइब्स थे, बहुत ज्यादा कंपटीशन था। तो जो अदर उज्बेक्स थे उन्होंने युद्ध किया था और बाबर को अपने थ्रोन से निकाल दिया था। तो बेसिकली बाबर एक राजा थे ऐसे जिनके पास कोई भी किंगडम नहीं था। इट वॉज दिस सिचुएशन। इसी वजह से उन्होंने देखा, कोशिश की ईरान इराक देखने की तरफ, वहां पर उन्होंने पाया बहुत ज्यादा कंक्वेस्ट है। तो उन्हें ऐसा लगा कि अब हमें ईस्ट वर्ड देखना चाहिए, और यहां पर उन्होंने इंडिया की ओर देखा। और मौका तब मिला जब लोदी के अगेंस्ट युद्ध किया और इन्होंने अपना किंगडम यहां पर शुरुआत कर दिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बाबर इंट्रोड्यूस्ड अ टेक्निक ऑफ वारफेयर कॉल्ड डैश, विच डिवाइडेड द आर्मी इनटू डिफरेंट डिविजन्स ऑफ फ्लैंक टू फ्लैंक द एनिमी फ्रॉम ऑल साइड्स। तो बेसिकली आप देखोगे, जितने भी जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए हैं, ये बहुत आसानी से इंडियंस को हरा दिए। जो ट्रेडिशनल इंडियंस थे यहां पर, इसलिए हरा दिए क्योंकि कुछ एडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस क्या थे, मुस्लिम्स जो थे ज्यादातर कैवलरी, आसान भाषा में समझते हैं, मुस्लिम जो थे हॉर्सेस पर डिपेंडेंट थे। वहीं पर यदि आप 12th सेंचुरी तक राजपूत लोगों को देखोगे तो वो हॉर्सेस की जगह एलिफेंट पर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। ये एक मेजर डिफरेंस था। हॉर्स क्या है, ज्यादा फास्ट है, एजाइल है, और आप तुरंत जाके उनसे अटैक कर सकते हो। इसी वजह से हॉर्स प्रूव्ड टू बी बेटर। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो मुस्लिम्स के केस में एक और इनकी जो पूरी की पूरी वारफेयर टेक्निक्स थी वो ज्यादा बेटर थी। इनकी जो स्ट्रैटेजी थी डेवलप करने की, पूरे आर्मी को, अपने मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करने की, वो ज्यादा थी। इसमें इन्होंने 2 टेक्निक खासकर फॉलो करी बाबर ने, जिसकी वजह से आप देखोगे वो युद्ध में राजपूत के कंपैरिजन में बेटर प्लेस थे। एक था तुलुगमा प्रैक्टिस और दूसरा था
अरबा प्रैक्टिस। क्या होता है दोनों के बारे में समझिए। तो नॉर्मली जब अटैक किया जाता था, इवन जैसे आप महाभारत देखोगे तो महाभारत की पिक्चराइजेशन में क्या था कि सारे के सारे लोग जाके अटैक कर देते थे, एक झुंड बना के अटैक कर देते थे। बट बाबर ने क्या किया, इस पूरी की जो पूरी आर्मी है उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि लेफ्ट राइट सेंटर ऐसे अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद इसे आगे पीछे अलग में डिवाइड कर दिया, यानी कि अलग अलग रोस में हो गए और अलग अलग कॉलम्स में हो गए। अब क्या हुआ, जो जो सेंटर फॉरवर्ड वाले लोग थे उन्हें क्या दिया गया, काट दिया गया, घोड़े का काट दिया गया। ये जो थे ये अटैकिंग मोड में थे और बाकी जो थे वो डिफेंसिव मोड में थे। तो इस स्ट्रैटेजी को जिसमें लेफ्ट राइट सेंटर में डिवाइड कर दिया जाता है इसे कहा जाता है तुलुगमा, जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें आर्मी को 3 भागों में लेफ्ट राइट सेंटर में डिवाइड किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तुलुगमा। बट यहां पर बात नहीं हुई, इसके बाद इन्होंने अरब स्ट्रैटेजी, अरबा स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, जिसमें जो बीच वाला जो सेंटर फॉरवर्ड है उसे इन्होंने काट दिया और मेन अटैकर के रूप में अपॉइंट किया। इसे आप फुटबॉल की तरह इमेजिन कर सकते हो। फुटबॉल के गेम में क्या होता है, ऐसा ही 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, लेफ्ट राइट सेंटर नॉर्मल रहता है, जो फॉरवर्ड रहता है वो अटैकर रहता है। तो बिल्कुल फुटबॉल की स्ट्रैटेजी उन्होंने, बाबर ने यहां पर लगाई, और जब पहली बार ऐसा युद्ध देखा गया तो बाबर को क्लियर एडवांटेज था ओवर द ट्रेडिशनल इंडियन रूलर्स, ये एडवांटेज आया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सबसे पहला अपन ने देख लिया अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत में। इसके बाद भी कई सारे वॉर किए और बहुत सारे राजपूत को हरा के इन्होंने क्या किया, अपना जो पूरा एम्परर है इंडिया में स्टैब्लिश कर लिया। तो 1526 में हराया, उसके बाद राणा संघा ऑफ मेवाड़ को इन्होंने 1 साल बाद खंडवा में हराया 1527 में। 1528 में एक और राजपूत किंगडम को हराया चंदेरी में, जिसके जो हेड थे वो थे मेदिनी राय। इनको हरा के राजपूत जो मेजर जो डिफेंस पार्टनर थे, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक तरीके से एक स्टेट बना के रखे थे, उनको क्या करा, तोड़ दिया, और यहां से दिल्ली का मार्ग क्लियर हो गया था बाबर को, और इसी वजह से बाबर का जो रूल है दिल्ली में फॉर्मली स्टैब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बाबर द फर्स्ट एम्परर ऑफ द मुगल डायनेस्टी रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। इनके बारे में अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ये ऑटोबायोग्राफी किस में लिखी थी, टर्किश भाषा में लिखी गई थी, और इस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, बाबरनामा। इन हिज नेटिव लैंग्वेज टर्किक। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक, देख चुका है अपन ने। सो ये है बाबरनामा। देखा है अपन ने, बाबर और हुमायूं दो ऐसे थे जिन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और जो बाबर थे ये सारी की सारी जो हैं ये टर्किश में लिखे थे, और इसके बाद से बाबर के टेन्योर के बाद से जितनी भी बुक लिखी गई वो पर्शियन भाषा में लिखी गई। अब ध्यान रखिएगा, ये जो बुक है बाबरनामा, इसमें यदि आप पढ़ोगे तो भारत के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा गया है। बेसिकली आप समझो, बाबर जो थे बाहर से आए, उन्होंने अपना रूल सेटअप किया, लेकिन इन्होंने कहा कि जो यहाँ के बाबरनामा की यदि आप लाइंस पढ़ोगे तो आपको बाबर के लिए बहुत गुस्सा आएगा कि इन्होंने लिखा था कि इंडिया में कुछ भी अच्छी नहीं बातें हैं, यहाँ पर आपको फ्रेश सब्जी नहीं मिलती है, यहाँ के जो लोग हैं बहुत गरीब हैं, अस्वच्छ लोग हैं। इस तरीके की बातें बाबर ने लिखी है बाबरनामा में। तो हाँ, ये ऑटोबायोग्राफी है, जिस तरीके से, जिस आईज से वो देखते थे, किस तरीके से उनका सोचना समझने का तरीका है, वो एक आउटसाइडर आके एक नई जगह में राजा बने थे, उन्हें कोई भी चीज यहाँ की पसंद नहीं आ रही थी, ऐसा बाबरनामा में उन्होंने खुद लिखा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वेयर टोम ऑफ हुमायूं इज लोकेटेड। टोम ऑफ हुमायूं कहाँ सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसे किसने कमीशन किया था, इन्हें इन्हीं की वाइफ ने, बेगा बेगम ने बनाया था। और यदि आप देखोगे ये रेड सैंडस्टोन का बना है। देखा है अपन ने, रेड सैंडस्टोन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्यों, क्योंकि ये रेड स्टोन सबसे ज्यादा, जो रेड सैंडस्टोन है मिलता है सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है, ये अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, विंध्यन माउंटेन्स में मिलता है। विंध्यन माउंटेन्स की लोकेशन भी ऐसी है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में, इसी वजह से यहां पर मिलता है। इसके अलावा ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये सब अपन ने देख चुका है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हुमायूं की बात। तो हुमायूं के बारे में एक चीज कहा जाता है कि ये पूरे के पूरे मुगल एम्पायर के जो मेजर रूलर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा अनलकी रूलर हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है अभी अपन देखेंगे कि एक तो ये स्टार्टिंग में यदि आप देखोगे इनका जो रूल है बहुत ही कम समय तक चला। 1530 में आए, इसके बाद 1540 तक इनका रूल चला।
फिर 1540 से अगले 15 साल यानी कि 1540 से लेकर 1555 तक इनका रूल क्या हुआ, फिर हट जाता है क्योंकि एक दूसरे अफगान रूलर आ जाते हैं जो इनसे किंगडम छीन लेते हैं। फिर 1555 के बाद ये आते हैं, बहुत ही छोटे टेन्योर तक रहते हैं और फिर इनकी डेथ हो जाती है। यानी कि पूरी जिंदगी ये स्ट्रगल करते रहे। सबसे पहले बार हुआ इस समय इन्होंने एक बेहद अच्छी मंशा से क्या किया, इनके 3 भाई थे, तीनों भाइयों के बीच में राज्य को डिवाइड कर दिया, थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपने भाइयों को दे दिया। बट हुआ क्या, सारे के सारे भाई लोग आपस में लड़ने लग गए और हुमायूं को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किए। इस वजह से जब हुमायूं अटैक फेस कर रहे थे, 2 तरीके से ये जो है अटैक फेस कर रहे थे, 2 फ्रंट अटैक। एक तरफ ये फेस कर रहे थे ईस्ट इंडिया में जो फेस कर रहे थे अटैक, वो फेस कर रहे थे शेर शाह सूरी से, शेर खान से भी कहा जाता है, और वहीं पर वेस्ट तरफ ये गुजरात के रूरल बहादुर शाह से भी अटैक फेस कर रहे थे। दोनों तरफ से जो हुमायूं का टेन्योर है युद्ध फेस कर रहा था, वॉर फेस कर रहा था। इसी वजह से आप देखोगे क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो हुमायूं ज्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाए। इन्होंने इस समय एक्सपेक्ट किया कि इनके भाई सपोर्ट करेंगे, बट भाई भी आपस में लड़ते रहे और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, 10 साल के अंदर ही उनका जो एक किंगडम सेटअप हुआ था वो कोलैप्स हो गया और एक नए रूलर, अफगान के रूलर शेर शाह ने इस पूरे के पूरे एम्पायर को कैप्चर कर लिया। तो दैट वाज द बेसिक आइडिया। नाउ शेर खान डिफीटेड डैश एट चौसा एंड कन्नौज। तो 2 युद्ध हुए थे, 1539 में हुआ था चौसा और 1540 में हुआ था कन्नौज का युद्ध। ये दोनों युद्ध में जो हुमायूं हैं उनको सर की खानी पड़ी थी और शेर खान ने उन्हें हरा दिया। इस युद्ध में तीनों भाइयों ने सपोर्ट नहीं किया था हुमायूं को और इस वजह से जो मुगल डायनेस्टी अभी अभी सेटअप हुई थी 14 साल के अंदर ही वो उखड़ के फेंका जाती है और सेंट्रल एशिया की जगह एक अफगानी डायनेस्टी सेटअप होती है शेर शाह या शेर खान के अंदर। सो किससे हराया था शेर खान ने, हुमायूं को हराया था। अब यदि अपन देखते हैं शेर खां की आप डायनेस्टी देखोगे तो ये इनिशियल जो थे ये ईस्ट यूपी या तो बिहार वाले रीजन, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर थे ये बिहार वाले एरिया में थे। तो जब बाबर आए थे तब भी अफगानी लोग बिहार में रूल कर रहे थे, बट शेर खान ने क्या किया, अपने बिहार के रूल को धीरे धीरे स्ट्रेंथन करते गए, मजबूत करते गए। जब ये हुआ तो फाइनली क्या होगा, आप देखोगे यहां पर इन्होंने अपने एम्पायर को बहुत तेजी से मजबूत किया और जैसे ही वो देखे कि मुगल आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो इन्होंने तुरंत अटैक दे मारा और इन्होंने एक अच्छा किंगडम सेटअप कर लिया। आप देखोगे लगभग इंडस की नदी से यानी कि पाकिस्तान के कुछ एरिया से पूरी की पूरी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स अप टू चंबल की घाटी से लेकर ये बंगाल की घाटी तक पूरा कंटिन्यू एक इनका बहुत ही बड़ा एम्पायर था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच विद द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ शेर शाह सूरी। ध्यान रखिएगा अगेन मुस्लिम एम्पायर है तो दिल्ली सल्तनत में जो नाम यूज किए गए थे वही मोटा मोटा आप देखोगे सारे के सारे नाम रहेंगे। याद कीजिए दीवानी वजारत किस लिए अपन ने यूज किया था, रिवेन्यू या फाइनेंस के लिए यूज किया था। इसके अलावा दीवानी अरिज किस लिए था, अरिज यानी कि मिलिट्री डिपार्टमेंट जो सेटअप किया गया था। इसके अलावा दीवान ई रिसालत किस लिए था, तो ये फॉरेन मिनिस्टर, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं वो रिसालत आज की डेट में फॉरेन मिनिस्ट्री इसका पार्ट रहेगा। दीवानी इंशा किसका रहेगा, रॉयल करस्पॉन्डेंस का। करस्पॉन्डेंस मतलब ये सारे डिपार्टमेंट आपस में कैसे बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, वो किससे किया जाएगा, रॉयल करस्पॉन्डेंस से। तो ये सारी चीजें बेसिकली है, ठीक है। तो कौन सा आंसर नहीं है पूछ रहा है, तो दिस वुड बी दीवानी इंशा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्ट्री नहीं है, ये कौन सी मिनिस्ट्री है, करस्पॉन्डेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 4 मेजर मिनिस्ट्री थी जो शेर शाह सूरी ने स्टैब्लिश की थी। ध्यान रखिएगा शेर शाह सूरी भले ही छोटे टाइम के लिए 15 साल के लिए रूल किए, बट उन्होंने एक बेहद ही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था। सारे के सारे मैटर्स, चाहे वो लैंड रिवेन्यू हो, चाहे वो हाईवेज का मैनेजमेंट हो या कुछ भी हो, इन्होंने सब चीजों में बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज किया था, जिसे बाद की डेट में अकबर बहुत एफिशिएंटली कॉपी करते हैं। एक चीज अपन ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है पहले, याद कीजिए, वो थी सराय के बारे में। इसके अलावा अपन ने ग्रैंड ट्रंक के बारे में भी पढ़ा था,
जो एक बड़ा सा हाईवे था, आज की डेट में भी एग्जिस्ट करता है, जो शेरशाह सूरी ने रिवाइव किया था। सराय भी अपन ने देखा था, ताकि ट्रैवलर्स जो इधर पूरे हाईवे में ट्रैवल करते हैं तो क्या रहे, वो सुरक्षित रहे और वो जगह जगह पर रेस्ट कर सकें। तो रेस्ट हाउस जैसा स्ट्रक्चर बनाया था शेरशाह ने, उसे इन्होंने सराय कहा था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे कि अपन ने प्रोविंसेस को सिख कहा था, याद कीजिए दिल्ली सल्तनत में, और प्रोविंसेस के अलग मिनिस्टर को सेटअप किया था, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था शेरशाह सूरी का। तो जो सिकदार इन प्रोविंसेस के जो मिलिट्री ऑफिसर था, उन्हें सिकदार कहा जाता था। आमीन, यदि आप देखोगे, जो लैंड रेवेन्यू जो भी टैक्स कलेक्ट करना रहता है उसका। पोतेदार मतलब कि जो ओवरऑल पैसा कलेक्ट करता है, ट्रेजरर। और कारकुन्स मतलब कि अकाउंटेंट्स। ये एक बेसिक आइडिया था जो इनके सेटअप में किया गया था। इसके अलावा इन्होंने एक नए सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किए गए, जिसे डैम कहा जाता था, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी सब चीज है, ये मत भूलिए कि ये भी एक मुस्लिम थे। तो जो भी पूरा का पूरा सोसाइटल बेस रहेगा, वो सोसाइटी मुस्लिम ही रहेगी। ये एक कट्टर मुस्लिम थे। तो बाकी सारी चीज जैसे अपन ने दिल्ली सल्तनत में देखी थी, वैसे ही इन्हीं की सेटअप भी हुई। नेक्स्ट यदि आप देखोगे, अब सिचुएशन ऐसे हुई 1555, उसके पहले से जो शेरशाह हैं, उनकी जो हेल्थ है कमजोर होने लग गई, वीक होने लग गई। तो पूरा का पूरा जो अफगान का बड़ा सा एम्पायर था, वो क्या होने लगा, वो कोलैप्स होने लगा। इसी वजह से आप क्या देखोगे, यहां पर एक नई तरीके की चीज स्टार्ट होती है, जहां पर अब हुमायूं को रियलाइज हुआ कि अफगान एम्पायर कमजोर हो रहा है, तो मैं वापस से इंडिया जाता हूं और अफगान को अटैक करके मैं फिर से अपना एम्पायर सेटअप कर लेता हूं। ऐसा ही किया, इन्होंने अटैक किया वापस से और अफगान एम्पायर को रूट आउट कर दिया, और इसी वजह से फिर से मुगल डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है इंडिया में। दैट वाज अ बेसिक। इसके अलावा यदि आप देखोगे, ये 1540 में रूट आउट हुए थे, से लेकर 1555 यानी कि 15 साल तक एक राजा अपने जो किंगडम से उन्हें बाहर फेंक दिया गया, और ये एक्साइल में यानी कि एक तरीके से वनवास में रहे थे ईरान में, और वहीं पर उनका ब्याह हुआ, और उसी समय अकबर जो अगले राजा बनेंगे, उनका जन्म वहीं पर हुआ था। ये बेसिक स्टोरी है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अकबर के बारे में। 1556 से 1605, इनका टेन्योर जरूर याद रखिएगा। जो मेजर मुगल रूलर्स हैं, सारे के सारे का टेन्योर याद रखिएगा। तो देखो, बेसिकली सिचुएशन ऐसी हुई थी कि जब अकबर वापस आए, तो अभी तक जो अफगान का जो रूल था, अफगान के फिर से कुछ नेता फिर प्रोमिनेंस गेन कर रहे थे। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो हेमू के अंदर फिर से बिहार और ईस्ट यूपी में ये पावर गेन कर रहे थे। तो एक युद्ध हुआ, जो कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ। उसके बाद यदि आप देखोगे, यहां पर अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ। ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि एक पॉइंट पर लग रहा था कि अकबर जो है हार जाएंगे, बट सिचुएशन ने उनका साथ दिया। अकबर के जो ऑपोजिट कमांडर थे, उनकी आंख में एरो लगा, और उसका फायदा अकबर ने उठाया, वापस से किंगडम जीत लिया, और यहां पर स्थापना होती है मुगल। मतलब इस युद्ध में जीतकर उन्होंने फिर से मुगल को स्ट्रेंथन कर दिया, और इसके बाद आप देखोगे अफगान को एक तरीके से रूट आउट कर दिया, बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया। कुछ अकबर की पॉलिसीज थी, इसके माध्यम से उन्होंने कंट्रोल किया और अपना रूल को बनाए रखा। दिस इज द बेसिक आइडिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, जब अकबर राजा बने थे, तो ये एक बहुत ही कम एज में राजा बने थे, तो एक रीजेंट थे। रीजेंट यानी कि जो उनके बिहाफ पर रूल करते थे, उनका नाम था बैरम खान। बैरम खान ने क्या किया, जब तक ये छोटे रहे, इस वजह से इन्होंने किंगडम को एडवाइजरी के तौर पर इमर्ज किए थे। फिर बाद में अकबर ने क्या किया, उन्हें सुलटा दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था बैरम खान का पावर ज्यादा बढ़ रहा है, तो उन्हें हटा दिया। अब यदि आप देखोगे, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत स्टेट्स फर्स्ट एक्सेप्टेड द सुजरनिटी ऑफ मुगल्स, यानी पहली बार किस राजपूत किंगडम ने मुगल्स के सामने सरेंडर कर दिया था, तो वो थे मेवाड़। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ जो था पहला किंगडम था जिसने, राजपूत किंगडम था जिसने अकबर को अपने आप को सरेंडर कर दिया था। वहीं एक दूसरा किंगडम था जो था मारवाड़। ये सबसे लंबे समय तक आप देखोगे युद्ध करते रहा मुगल्स के अगेंस्ट, और सबसे एंड तक इन्होंने अपोज किया था कि हम किसी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। तो अब देखो, हुआ सिचुएशन ऐसी थी कि राजपूत कहां पर रूल कर रहे थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यहां पर रूल कर रहे थे। तो बेसिकली एक बड़ा बैरियर था एक्सपेंशन के लिए,
जो मुगल्स के टेन्योर में आ रहा था। ये एक बेसिक सिचुएशन थी। अब कुछ जो किंगडम्स थे, जैसे कि अपन ने देखा मेवाड़ देखा, यहां पर राणा संघा इन्होंने क्या किया, तुरंत सरेंडर कर दिया। इसके अलावा मेदिनी राय ने भी क्या किया, तुरंत सरेंडर कर दिया। ये चंदेरी के थे। अब लेकिन कुछ जो थे सरेंडर नहीं कर रहे थे, तो वहां में अकबर ने क्या किया, युद्ध लड़ा। किन किन के अगेंस्ट, चित्तौड़ हो गया, रणथंभौर हो गया, मेरता हो गया, कलिंझार हो गया, इन सब के अगेंस्ट युद्ध लड़ा। और जब लड़ा तो ये सारे को एक्सेप्ट करना पड़ा और मुगल जीत गए। तो ये बेसिक स्ट्रैटेजी थी। यानी कि सबसे पहले आप इज्जत से बोलो भैया मान जाओ, तो उसमें आप देखोगे चंदेरी और मेवाड़ मान गए, ठीक है आप हमारे राजा हो, हम मान लेते हैं, हम आपको एक पैसा पहुंचा देंगे। कुछ नहीं माने तो उनके साथ युद्ध किए, उनको हराए और फिर उन्हें अपने एम्पायर के साथ जोड़ दिए। ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी थी। बट ओवरऑल यदि आप देखोगे तो अकबर ने क्या किया, एक अच्छा रिलेशन मेंटेन किया राजपूत लोगों के साथ, जहां पर अकबर क्या थे, एक मुस्लिम थे। इवन दिल्ली सल्तनत में कभी भी हिंदू लोगों को हाई पोजीशन नहीं दी गई, लेकिन अकबर ने क्या करी, बहुत सारे राजपूतों को अच्छी हाई पोजीशन दी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। चाहे वो तोदरमल हो, ऐसे बहुत सारे थे जिन्हें अच्छी पोजीशन मिली गई अकबर के टेन्योर में। इसी वजह से क्या हुआ, इससे राजपूतों का भी बेनिफिट हुआ, इससे अकबर का भी बेनिफिट हुआ। युद्ध में भी विराम आया, राजपूत लोग अलायंस बना के रखे अकबर के साथ, अकबर ने उन्हें अच्छा एम्प्लॉयमेंट दिया और राजस्थान और आसपास के एरिया में युद्ध वाली सिचुएशन नहीं आई। एक पीसफुल वातावरण, एक शांतिपूर्वक वातावरण बना रहा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन। हल्दी घाटी का बैटल फिर से फॉट हुआ। यहां पर इन्होंने क्या किया, अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया और इसके बाद जो एक लीडर उनकी सुजनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उन्हें बेसिकली हरा दिया। तो 1576 में यह युद्ध हुआ और उन्हें हरा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, एक बार ये हार गए तो पूरा का पूरा जो राजपूत किंगडम है क्लियर हो गया। जो नहीं भी एक्सेप्ट किए थे सारे के सारे राजपूत पावर क्या हुए, अकबर की सुजनिटी को एक्सेप्ट कर लिए और अकबर को राजपूत के साथ आगे के समय में कोई भी मुठभेड़ का सामना नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिलीजियस, यदि अपन पॉलिसी की बात करें अकबर की, तो अकबर आप देखोगे तो एक कट्टर मुस्लिम थे पुराने जमाने में, यानी इनिशियल पीरियड ऑफ हिज टेन्योर में, अपने शुरुआती दौर में वो एक कट्टर मुस्लिम थे। बट हुआ क्या, जैसे जैसे उनकी पर्टिकुलरली इंडिया के बैकग्राउंड से परिचित हुआ, फिर उनकी जोधाबाई के साथ शादी हुई, तो वो क्या हुए, थोड़े से टॉलरेंट बनते गए अदर रिलीजन्स के साथ भी। तो आप देखोगे इन्होंने हिंदू मंदिर की स्थापना करी, जोधाबाई से शादी करी और उसके बाद फिर इन्होंने अपना खुद का धर्म भी स्टार्ट किया, जिसमें ये हिंदू और मुस्लिम के जो एकता की बात करते हैं, सारे रिलीजन से कुछ अच्छी अच्छी बातें लेकर एक नया रिलीजन बनाने की बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वॉस। क्या था ये इबादत खाना, तो बेसिकली देखो क्या था, फतेहपुर सिकरी अपन ने देखा है आगरा से कैपिटल शिफ्ट कर दिया था इन्होंने, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में, और यहां पर आप देखोगे शिफ्ट करा था तो उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी जिसका नाम था इबादत खाना। तो बेसिकली होता क्या था, इस इबादत खाना में अकबर सबको बुलाते थे, अलग अलग धर्म के लोगों से, अलग अलग धर्म के जितने भी लीडर्स होते हैं, जो उनके ज्ञाता होते हैं, उनको बुलाते थे और यहां पर डिस्कशन करते थे कि हमारे धर्म में क्या कहा गया है और एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करते थे कि सारे के सारे धर्म में कैसी बात कही गई है। तो ऐसा कुछ था ताकि डिस्कशन हो सके, कट्टरवादिता कम हो सके, ये बेसिकली कहने का मतलब था। तो क्या ये एक मॉस्क था, बिल्कुल गलत। अकबर्स प्राइवेट प्रेयर चैम्बर, बिल्कुल नहीं। द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजियस, ऐसा एक हॉल था जहां पर अकबर क्या करते थे, सभी धर्म के ज्ञाताओं के साथ इंडिपेंडेंट प्रेयर्स होल्ड करते थे। प्रेयर्स की जगह डिस्कशन बेटर है। अब देखो यहां पर इन्होंने सेटअप किया था, डेट ध्यान रखेगा 1575 एडी में इन्होंने इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में बनाया था। अल्टीमेटली एम क्या था, क्योंकि अकबर क्या चाहते थे, वो एक अपना खुद का धर्म स्टार्ट करें, उस धर्म का नाम था दीन-ए इलाही, ये करना स्टार्ट करते चाहते थे, जिसमें सभी धर्म की अच्छी बातें ली जाएं और सभी धर्म की अच्छी बातों से एक नया धर्म बनाया जाए, जिससे हिंदू मुस्लिम की जो टेंशन है, जो कम्युनलिज्म है, वो आगे कम हो।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अकबर फाउंडेड द दिन ए इलाही प्राइमली टू, क्यों फाउंड किया इन्होंने, ताकि जो टेंशंस राइज करती हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच में वो कम हो सके। तो एस्टैब्लिश अ नेशनल रिलीजन विच वुड बी एक्सेप्टेबल टू मुस्लिम एंड हिंदूज, यही आंसर है। नेक्स्ट, अब देखो, अब ये जो दिन ए इलाही था इसमें क्या था, कुछ अच्छी बातें भी थी, लेकिन ये जो रिलीजन है अकबर के साथ इस धर्म का अंत हो गया। इवन अकबर जब थे तब भी कोई बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं बने, सिर्फ और सिर्फ 15 फॉलोअर्स ने इसको अडॉप्ट किया था। अकबर के जो नोबल्स थे उन्होंने भी इसे अडॉप्ट नहीं किया था, एक बिरबल थे जो एक एक्सेप्शन थे जिन्होंने इस धर्म को अडॉप्ट किया था। और जैसे ही अकबर की डेथ हुई ये पूरा का पूरा धर्म कोलैप्स हो गया। एक जो मेजर बात की गई थी, जो प्रॉब्लम थी इस धर्म में, कि इसमें कोई भी बुक नहीं लिखी गई। कोई ज्वाइन करता था तो अकबर आके या उसके जो स्कॉलर थे वो आके कान में उसे उस धर्म के बारे में पूरा बताते थे। और इसी वजह से क्या हुआ, कोई भी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें आज की डेट में इस धर्म के बारे में है नहीं। और यही एक रीजन हुआ कि जैसे ही अकबर की डेथ हुई ये बिल्कुल खत्म हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, लैंड रेवेन्यू। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसी से पूरी की पूरी सत्ता चलती है। तो ये जो है आप देखोगे, राजा तोदरमल थे, एक राजपूत थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के समय में। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा लैंड रेवेन्यू सिस्टम डिजाइन किया था, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो यहां पर क्या था, दहसाला सिस्टम डेवलप्ड बाय राजा तोदरमल। क्या होता है ये दहसाला सिस्टम, इसके बारे में अपन देखेंगे। कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एट स्टैंडर्ड रेट विच वॉज, देखो बेसिकली क्या है, आप समझो बात को। अल्टीमेटली क्या कलेक्ट करना है, पैसा कलेक्ट करना है। तो पैसा कलेक्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, दो चीज। एक, आप कितना पैसा कलेक्ट करो ये समझना चाहिए। दूसरा है आपके पास ऑफिसर होने चाहिए जो जाके वो पैसा कलेक्ट करें। अब देखो, ऑफिसर तो इतना बड़ा किंगडम था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब कितना पैसा लिया जाए ताकि किसानों को प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि अपन ने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने जब जबरदस्ती टैक्स इंपोज करना शुरुआत किया डोब एरिया में, तो क्या हुआ, प्रॉब्लम आ गई और सारे के सारे किसान क्या हुए, एरिया छोड़ के भाग गए थे। देखा था अपन ने दिल्ली सल्तनत के पीरियड में। तो कितना ऐसा टैक्स हो जिससे किसान भी खुश रहे और राजा को सही आमदनी भी मिले, ये कलेक्ट किया गया दहसाला सिस्टम से। तो दहसाला सिस्टम में क्या बनाया गया, एक एवरेज निकाला गया। एवरेज कैसे निकाला गया कि पिछले 10 साल में कितनी ज्यादा टोटल अमाउंट का अनाज बेचा गया है, और उस अनाज का 10 साल का एवरेज निकाला गया और उससे टैक्स कलेक्शन रेट कलेक्ट की। तो 10 साल का लंबा एवरेज निकाल के ये सिस्टम तोदरमहल ने डिराइव करके अकबर को दिया। तो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड प्राइसेस ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स। 10 साल में कितना प्रोड्यूस हुआ है, कितनी प्राइस में बिका है, उसी बेसिस में क्या किया गया, एवरेज निकाल के टैक्स दिया गया जो पीजेंट्स को देना था। दिस वाज द बेसिक सिस्टम। इस सिस्टम को दहसाला सिस्टम कहा जाता था। और यहीं पर जो था 1/3 जो एवरेज प्रोड्यूस था उस वो जो फिक्स था हर बीघा में इतना आपको देना है, और जो बाकी 2/3 था वो किसान कितना कमाया वो फ्लेक्सिबल किया था कि उस साल के बेसिस में कितना कमाया गया कितना वो दे सकता है। तो 2/3 को कहा जाता था खर्च, जो किसान अपनी आमदनी के बेसिस में 2/3 पोर्शन देगा। 1/3 उसको देना ही है, 2/3 कितनी आमदनी हुई उसके हिसाब से देना है। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। सेकेंड पार्ट ऑफ मुगल अपन फिर से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा मुगल पीरियड को खत्म कर देंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।